हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑटो इंश्योरेंस की कंपनी डिस्कस करने वाले हैं और ये कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने के लिए जानी जाती है। इसका बिजनेस इंडिया के साथ ही और भी कई कंट्रीज में फैला हुआ है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो जिस सेक्टर की है उस सेक्टर की ग्रोथ हमें देखनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम वो सभी पॉइंट कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर हम इसका डिटेल में बिजनेस एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के अंदर सेक्टर ग्रोथ, बिजनेस इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, क्लाइंट बेस, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू और भी बिजनेस मैटर हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो कृपया एंड तक जरूर देखिए और ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी कंपनियों का कंप्लीट एनालिसिस किया है। आप अगर वो देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब पेज पर जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पर कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस के एक प्लेलिस्ट है। उसके अंदर मैंने जितने भी स्टॉक रिकमेंड किए वो आप देख सकते हो। सारे स्टॉक अच्छे हैं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं सेक्टर ग्रोथ से। दोस्तों, ये एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन इसका मेन बिजनेस अगर देखें तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने के काम करती है। तो ऑटो इंश्योरेंस का सेक्टर ना देखते हुए हम इलेक्ट्रिक सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे और उसको सामने देख के इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, सेक्टर ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 2020 में 6.7 मिलियन व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन रोड थी, जो नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल के 4.2% का था। अब 2021 के अंदर वो 8.3% का हो गया है। इसका मतलब 2020 से 2021 तक 108% की ग्रोथ दिखाई देती है और ऐसा भी माना जाता है कि 2030 तक ये 94% के CAGR की ग्रोथ से ये सेक्टर ग्रोथ करेगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 2020 के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन रोड चलती थी उससे 2 गुना इलेक्ट्रिक व्हीकल 2021 के अंदर चल रही है। तो अगर इसी हिसाब से अगर देखें तो 94% के CAGR से यह ग्रोथ इंडस्ट्री कर रही है और 2030 तक पूरे कार इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। और जो सरकार भी है वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर अच्छी खासी पॉलिसीज भी ला रही है। दरअसल कंपनी की बात करें तो कंपनी ने FY19 के अंदर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था उसका 1.3% हिस्सा इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आता था, लेकिन FY21 के अंदर वो हिस्सा 13.8 का हो गया। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में शिफ्ट कर रही है। दोनों सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी में से एक है। कंपनी का प्राइमरी बिजनेस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का है। कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करती है। कंपनी सभी व्हीकल के लिए इंजीनियर ऑटोमेटिव सिस्टम, डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर, माइक्रो हाइब्रिड मोटर, BSG सिस्टम, EV ट्रैक्शन मोटर जैसे कंपोनेंट्स डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई का काम करती है। अब ये प्रोडक्ट कौन से है वो आप आगे देखेंगे। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट को लाइट वेट, वेल डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी, गुड परफॉर्मेंस और सॉलिड बनाने में सक्षम है। कंपनी का बिजनेस इंडिया के साथ ही US, यूरोप, चाइना में भी फैला हुआ है और वो बिजनेस इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक दोनों सेगमेंट के अंदर है। कंपनी 2020 में डिफरेंशियल बेवल मार्केट में ग्लोबली अगर टॉप 10 में आती थी और टाटा मोटर सप्लायर के अंदर भी कंपनी टॉप 10 के अंदर जल्दी आ जाएगी। ग्लोबली अगर देखें तो डिफरेंशियल मार्केट के अंदर 5% का मार्केट शेयर है। टाटा मोटर के अंदर 3% का मार्केट शेयर ग्लोबली इसने कैप्चर करके रखा है। BEV मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर 8.7% का मार्केट शेयर जल्दी कंपनी हासिल करेगी। और दोस्तों, ये इंडिया के अंदर नहीं, ग्लोबली हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्लोबली कंपनी का मार्केट शेयर एक प्रोडक्ट के अंदर 5%, 3% और 8.7% है। मतलब कंपनी की स्ट्रेंथ आप इससे पता कर सकते हो। अब देखते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी के प्रोडक्ट अगर देखें तो डिफरेंशियल असेंबलीज, डिफरेंशियल गियर्स, EV ट्रांसमिशन गियर, EV ट्रैक्शन मोटर, मोटर कंट्रोल यूनिट्स एंड हाइब्रिड स्टार्टर मोटर जैसे कंपनी के प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर और भी कई प्रोडक्ट है, अब वो हम देखेंगे। ड्राइवलाइन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर देखें तो कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। प्रिसिजन फॉर्ज गियर, फॉर्ज कपलिंग, डिफरेंशियल असेंबली, E-ड्राइव, प्रिसिजन फॉर्ज गियर जैसे कंपनी के प्रोडक्ट है जो ड्राइवलाइन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के अंदर अगर देखें तो कंपनी के पास स्टार्टर मोटर, हब व्हील मोटर, ड्राइव मोटर, BSG और कंट्रोलर जैसे कंपनी के प्रोडक्ट है। अब कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है वो कहाँ पर यूज होते हैं वो एक बार चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक कार के अंदर अगर देखें तो ट्रैक्शन मोटर, डिफरेंशियल बेवल गियर्स, डिफरेंशियल असेंबलीज, कंट्रोलर और कंट्रोल मॉडल जैसे इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिक कार के अंदर यूज होते हैं। और टू व्हीलर के अंदर अगर देखें तो कंट्रोलर, ड्राइव मोटर और हब व्हील मोटर जैसे प्रोडक्ट कंपनी के यूज होते हैं।
थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक के अंदर अगर देखें तो ड्राइव मोटर, ई एक्सेल्स एंड कंट्रोलर जैसे इक्विपमेंट्स इस कंपनी के यूज होते हैं। उसके बाद ही अगर ऑफ हाईवे व्हीकल के अंदर अगर देखें तो डिफरेंशियल असेंबली, टोटल एक्सल गियर, स्टार्टर मोटर, डिफरेंशियल बेवल गियर जैसे कंपनी के प्रोडक्ट यूज होते हैं। और पैसेंजर व्हीकल के अंदर अगर देखें तो स्टार्टर मोटर, बेल स्टार्टर जनरेटर, रिवर्स अल्डर, डिफरेंशियल असेंबली एंड डिफरेंशियल बेवल गियर जैसे कंपनी के इक्विपमेंट्स कार्स के अंदर यूज होते हैं। और कमर्शियल व्हीकल के अंदर अगर देखें तो स्टार्टर मोटर, गियर्स, डिफरेंशियल बेवल गियर्स, कपलिंग एंड स्लीव्स, इंटर एक्सल गियर सेट जैसे कंपनी के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। अभी कंपनी का ग्लोबली प्रेजेंस देख लेते हैं। कंपनी चाइना, इंडिया, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, मैक्सिमो और यूएसए जैसे कंट्रियों में काम करती है। जिसके अंदर अगर देखें तो इंडिया के अंदर गुरुग्राम में 3 मैन्युफैक्चर प्लांट है, एक रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है और एक टूल एंड डाई शॉप है। उसके बाद चेन्नई में एक मैन्युफैक्चर सेंटर है और 3 R&D सेंटर है। मंदसौर में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पुणे में एक मैन्युफैक्चर प्लांट है और एक वेयर हाउस है। और महसाना गुजरात में अगर देखें तो एक वेयर हाउस प्लांट इंडिया के अंदर है। मतलब आप देख सकते हो कि कंपनी की रेंज किस हिसाब से है। और सबसे ज्यादा प्लांट अगर देखें तो इंडिया के अंदर हमें दिखाई देते हैं। वैसे चाइना के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, स्वीडन के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें दिखाई देते हैं, उसके मैक्सिको के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कंपनी वो प्रोडक्ट जो कंपनी उसके ऊपर वर्क कर रही है, पर रिसर्च कर रही है। दोस्तों कंपनी के लेगेसी प्रोडक्ट अगर देखें तो डिफरेंशियल गियर्स एंड स्टार्टर मोटर है। लेकिन करंट प्रोडक्ट अगर देखें तो कंट्रोल मॉडल्स, लो वोल्टेज इन्वर्टर, मिड माउंट ड्राइव, हब व्हील, बेल्ट ड्राइव स्टार्टर, रेडल एक्सल, इंडिपेंडेंस सस्पेंशन एक्सल, डिफरेंस असेंबली यानी पुल गियर जैसे कंपनी के करंट प्रोडक्ट है। और कंपनी मतलब फ्यूचर प्रोडक्ट अगर देखें तो फ्यूचर प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनी इसके ऊपर रिसर्च डेवलप कर रही है, इसके ऊपर काम करते हुए हमें दिखाई दे रही है। फ्यूचर प्रोडक्ट अगर देखें तो कंपनी के फ्यूचर प्रोडक्ट भी बहुत सारे हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर मोटर फॉर बोर्ड, उसके बाद जीएनए इन्वर्टर्स, लिक्विड कूल्ड इन्वर्टर, हाई वोल्टेज इन्वर्टर, सीडीडीसी, डीसी-डीसी कन्वर्टर, हाई वोल्टेज ट्रैक्टर मोटर्स जैसे कंपनी के प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट जो फ्यूचर प्रोडक्ट बनने वाले जिसके ऊपर कंपनी अपने काम कर रही है, इसके ऊपर वर्क करते हुए हमें दिखाई दे रही है। अभी कंपनी के क्लाइंट बेस के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी का क्लाइंट बेस अगर देखें तो अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट महिंद्रा, रेनॉल्ट निसान, मारुति सुजुकी, वोल्वो एंड वोल्वो ऐसे जैसे कंपनी के मेजर क्लाइंट्स है। कस्टमर के हिसाब से अगर रेवेन्यू देखें तो 79% का रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है। मतलब जो पहले टॉप 10 कस्टमर है उनसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो डिफरेंशियल गियर से 28% का रेवेन्यू आता है, डिफरेंशियल असेंबली से 18% का रेवेन्यू आता है, माइक्रो हाइब्रिड मोटर से 27% का रेवेन्यू आता है, कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर से 24% का रेवेन्यू आता है और अदर से 4% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। उस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का 75% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका से 36% का रेवेन्यू आता है, यूरोप से 27% का रेवेन्यू आता है और चाइना से 8% का रेवेन्यू आता है। और बाकी जो रेवेन्यू आता है वो इंडिया से आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एक सवाल आता होगा दोस्तों कि ये जान के हमें क्या करना है कि कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। ये बातें जानना बहुत ही जरूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे पैंडेमिक के समय कुछ आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है, उसके अंदर हमें ये इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि कोरोना के काल में बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एकदम से लॉकडाउन लग गया था। इसके चलते अगर हमें ये पता चल गया कि नॉर्थ इंडिया से कंपनी 36% का रेवेन्यू आता है, तो कई फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर कुछ क्राइसिस हो जाए या फिर वहां की कुछ कोरोना पैंडेमिक वापस से आ जाए। अगर ऐसी सिचुएशन नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है और वहां पर लॉकडाउन लग जाता है तो आपके कंपनी को ये इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां से 36% का रेवेन्यू आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। तो अगर नॉर्थ अमेरिका में कुछ हो गया तो इस कंपनी को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो इसी चीजों की वजह से आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हो सकता है डिफरेंशियल गियर के अंदर से 28% का रेवेन्यू आता है, हो सकता है कंपनी के अंदर कोई मेजर इश्यूज हो जाए और पता चल जाए कि डिफरेंशियल गियर के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो रेवेन्यू 28% का रेवेन्यू आने में दिक्कत आती है। ये चीजें होती रहती है। तो ये जानना चाहिए कि हमने किस प्रोडक्ट से कौन सा रेवेन्यू आता है, किस कंट्री से कितना रेवेन्यू आता है, तो जानना चाहिए और उसके ऊपर हमने ट्रैक करना चाहिए कंपनी को, क्योंकि कंपनी को इन्वेस्ट करना बहुत आसान चीज होती है, इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल चीज होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सेक्टर ग्रोथ देखी, जो कि बहुत ही अच्छे बिजनेस इन्फॉर्मेशन देखी कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है।
पोर्टफोलियो, कंपनी का पोर्टफोलियो मैसिव पोर्टफोलियो है। क्लाइंट बेस देखा, कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत ही अच्छा है। और प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखे, कंट्री वाइज रेवेन्यू भी कंपनी के हमने देख लिए है। ओवरऑल अगर देखें तो सेक्टर ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है। कंपनी अच्छी खासी नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी इंडिया के साथ ही बाकी जगहों पर भी एक्सपोर्ट करती है कंपनी, उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी के जो क्लाइंट मेजर क्लाइंट है उससे भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में हमने बिजनेस एनालिसिस किया। कल एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस डिटेल में जान लेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या इशू है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पे कहां पर इसको बाय करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस कंपनी के चलते कोई भी दिक्कत, सवाल या फिर आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।